हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ जगजीत सिंह, योर जगजीत भैया, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स। बेटा, हमने अपने प्रीवियस सेशन में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। बेटा, मैं आपको एनसीईआरटी के वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा जिनकी कि एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे बाकी वीडियोस भी, बाकी 3 चैप्टर के वीडियोस भी डले हुए हैं चैनल पर, तो आप वो भी जाकर देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अब किन किन में से पूछ रहा है, तो जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो बेटा, हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो थिन शीट्स में हम लोग ड्रॉन कर लेते हैं, मतलब जनरली मेटल्स आर मेलिएबल। अब इन चारों में आपको मेटल कौन सा दिख रहा है, तो जगजीत भैया इनमें तो जिंक अकेला मेटल है, बाकी जो फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन है ये तो नॉन मेटल है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जिंक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्या है 4 स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट पहला है कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। तो सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, क्योंकि जो मरकरी है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, और हम उसको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन मेटल्स ब्रिटल रहते हैं। ओके, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ ये हो सकता है। ओके, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो नॉन मेटल्स तो डक्टाइल होते ही नहीं हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जूनियर्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। आपको 1 वर्ड में जब भी आंसर आते हैं तो फिल इन द ब्लैंक से ही ज़्यादातर दिए जाते हैं। और आप अगर मेरे वीडियोस को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, मैंने जो प्रीवियस फिल इन द ब्लैंक्स भी कराए हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, आप पहले मेरा चैप्टर का वीडियो देखें, फिर उसी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी उस चैप्टर का प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं रिएक्टिव, गुड, इलेक्ट्रिसिटी, मोर और हाइड्रोजन। अब इन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पर जो भी पॉइंट्स आएंगे उनमें हमको जो भी फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे वो भरने हैं। तो आप अपने जगजीत भैया को बताएंगे कि किस पॉइंट में कौन सा जो वर्ड है वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस हमने पढ़ा था कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें गुड आ जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमने जब अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो उसमें देखा था हमने कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर एक तरह से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, मूविंग अहेड, मेटल्स आर रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो हमने पढ़ा था कि जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स, मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट दिए होंगे और उन्हें पढ़कर हमें बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या फिर वो स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमसे कि जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो भाई हमने पढ़ा था कि मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। हमने पढ़ा था कि जो सोडियम और पोटेशियम हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इस वजह से हमें उन्हें केरोसिन में प्लेस करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है कि जो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए, जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो हमें पता है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ना कि कॉपर जिंक को, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बिल्कुल सही, फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है कि वो है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब भाई कोल क्या है, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा, क्या कोल मेटल है या कोल नॉन मेटल है। तो देखिए, कोल कार्बन का एक फॉर्म है और कार्बन नॉन मेटल है। तो हमने पढ़ा था जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वायर्स में ड्रॉन नहीं किए जा सकते। ओके, और वो डक्टाइल भी नहीं रहते। तो यहाँ पूछा है कैन कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नहीं भाई, हम कोल को वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। अब देखिए, हम बाकी सब क्वेश्चंस में जो भी आंसर लगाते आए वो इसी बेस पे तो लगाते आए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इस चैप्टर के वैसे ही बन जाएंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं, वहीं जो नॉन मेटल्स हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया था एनायन और कैटायन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें, उसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, अब मेटल्स में हमने पढ़ा था कि भाई मेटल क्लस्टर होता है, शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं, मतलब थिन शीट्स में भी हम इनको बदल सकते हैं और वायर्स में भी हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जहाँ केमिस्ट्री वहाँ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन क्या होता है, केमिस्ट्री। तो ठीक है, यहाँ पर जो Hg है, मतलब जो मर्क्यूरी है, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका नहीं रहता क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं रहता, लिक्विड रहता है। ओके, और सोनोरस होते हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी इनमें होती है। जैसे कि आप कोई मेटल लें और उसको स्टक करें तो उसमें से टन की आवाज़ आएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटल्स हैं वो ईजिली साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन और आता है, जब हम बात करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट की, तो हमने पढ़ा था कि जो सोडियम और पोटेशियम हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि भाई एनायन बनाते हैं, कलरलेस होते हैं, डल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर हम इसको किसी चीज़ से पीटते हैं या ठोकते हैं तो ये पाउडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। मेटल्स जैसे ये क्या नहीं रहते, मेटल्स जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। ओके, काफ़ी ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो सारे मेटल्स रहते हैं जनरली इसमें लिक्विड और गैसेज ही आते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो ऑब्वियसली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो रहेगा। ओके, ऑफन लिक्विड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर पर, देखिए मैंने अब भी आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली या तो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पर या गैस होंगे रूम टेम्परेचर पर, और एट द लास्ट नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर ये आप नॉन मेटल्स एंड मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं बेटा, तो आपसे आधा चैप्टर तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, सो जूनियर्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं वो फूड आइटम्स रैप करने में यूज़ होती हैं, तो क्यों होती हैं। तो देखिए, एल्यूमिनियम एक मेटल है,
ठीक है, अगर मेटल है तो मेलिएबल भी होगा, मतलब उसको हम थिन शीट्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो फॉयल जो है वो पैकेजिंग के यूज़ में आ जाएगी। ठीक है, इजीली पैकेजिंग हम उसकी कर सकते हैं। अब जो एल्यूमिनियम है वो जनरली रिएक्ट नहीं करता किससे, फूड आइटम से, इसीलिए जो एल्यूमिनियम की फॉयल है हम उसको फूड आइटम्स पैक करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलिएबल एंड इट कैन बी ईजिली बीटन इनटू शीट्स, ओके, एंड does not react with food items, that is why aluminum foil are used to wrap the food items। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग जो है वो एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं फूड आइटम्स को रैप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो इमर्शन रॉड्स होती हैं लिक्विड को हीट करने के लिए, वो जनरली मेटेलिक सब्सटेंसेस से बनी होती हैं। अब भाई हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। तो जब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे तो मतलब वो अपने पास से दूसरी जगह पर आसानी से हीट को कंडक्ट कर सकेंगे। इसीलिए जो इमर्शन रॉड्स होती हैं जो कि हीटिंग पर्पस के लिए, लिक्विड के हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, वो मेटल से बनाई जाती हैं। अब देखिए आंसर भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, इमर्शन रॉड्स मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस बिकॉज metal are good conductors of heat and electricity. They get hot very soon on the passage of electric current and warm the water. I hope you get it why aluminum rods are used for heating purpose of liquids. Okay, moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम इसी लेक्चर में दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉपर है वो जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और जिंक एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। इसीलिए जिंक को जो है कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो कॉपर का जो नंबर है वो नीचे रहता है, जो कि दर्शाता है कि कॉपर एक बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो देखिए आंसर भी यही कह रहा है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। अब ये क्वेश्चन भी हम अपने इस सेशन में दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे सेम पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस भी सेम होती हैं, बस क्वेश्चन को ना घुमा दिया जाता है ताकि बच्चे का दिमाग घूम जाए। और अगर आप कल्याणी जूनियर्स के वीडियो देखते हैं तो जगजीत भैया ऐसा होने ही नहीं देंगे कि आपका दिमाग घूमे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि उसमें कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको देखना है कि मेटल की बात कर रहा है कि नॉन मेटल की बात कर रहा है, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल को देख कर ही, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ देख कर ही आप आधा चैप्टर तो ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया है इस ही लेक्चर में, बस इसकी ना लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई है, तो इसमें वही जो एप्लीकेशन है वो लगेगी कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए ये रिएक्ट ना करें, इनको हम कहाँ स्टोर करते हैं, हम इनको केरोसिन में स्टोर करते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। तो भाई एल्यूमिनियम एक मेटल है और हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। एसिड क्या है यहाँ, तो जो पिकल है लेमन पिकल है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं सारी खट्टी चीज़ों में सिट्रिक एसिड होता है। जब सिट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा तो क्या हो जाएगा कि जो पिकल है वो पूरा स्पॉयल हो जाएगा, और अगर फिर हम उसे खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही वही चीज़ लिखी है कि जो लेमन का एसिड है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा अगर हम उसे एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं, और इस वजह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने की वजह से जो पिकल है वो स्पॉइल हो जाएगा। ओके, अब देखिए जूनियर्स, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है अगर उसमें हम आयरन को रख देते हैं तो क्या होगा, और उसकी हमें इक्वेशन भी लिखनी है।
तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ाई थी तो उसमें जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। अब अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा कॉपर सल्फेट की जगह। ठीक है, और जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, तो देखिए जब आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और क्या बच जाएगा, कॉपर बच जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन द कॉपर प्लेट। अब देखिए यहाँ भी वो बात आ गई, साला कॉपर की तो कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है यार रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब कॉपर की तो जहाँ भी बात आती कुछ हो ही नहीं रहा, या तो कॉपर को कोई डिस्प्लेस कर दे रहा है या कॉपर के साथ रिएक्शन ही नहीं हो रहा। अब यहाँ क्या बात आ गई कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम कॉपर प्लेट में डालेंगे तो क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं होगा, कॉपर का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव। आपको इसमें 2-3 चीज़ें याद कर लेनी है इस चैप्टर में। अगर आप 2-3 चीज़ें याद कर लेते हैं, मेरा प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखें और उसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें जो मैंने पढ़ाई है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो मैंने प्रॉपर्टीज़ कराई हैं उन्हें बड़े ध्यान से देखें। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपका अबव 90% जो क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आने लगेंगे और आपका अबव 90% का जो इस चैप्टर का रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या होता है इसमें जो रीटा दीदी हैं वो क्या करती हैं, वो अपने गोल्ड को पॉलिश कराने जाती हैं गोल्ड स्मिथ के पास। ठीक है, बट जब वो अपने गोल्ड को पॉलिश करा कर लाती हैं तो वो देखती हैं कि उनका जो गोल्ड है उसका वज़न कम हो गया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, अरे इतना तो मेरे जूनियर्स ही जानते हैं, और अगर उन्हें नहीं पता तो जगजीत भैया किस लिए हैं, जगजीत भैया बताएंगे कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। वो सॉल्यूशन का नाम रहता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किस किस का सॉल्यूशन रहता है, तो एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन रहता है जो कि गोल्ड को डिज़ोल्व कर लेता है। ठीक है, जब वो गोल्ड की चेन या गोल्ड का जो भी आपका सामान है वो आप जब पॉलिश कराने ले जाते हैं तो गोल्ड स्मिथ उस सॉल्यूशन में डालते हैं। जब गोल्ड स्मिथ उस सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो उसकी ऊपर की लेयर होती है, मतलब इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ वो लेयर भी एक्वारेजिया सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती है। तो इससे गोल्ड स्मिथ को फ़ायदा हो जाता है और आपको सोना चमकीला लगने लगता है और आप सोचते हैं वाह यार हमारा सोना तो चमकीला हो गया। लेकिन रीटा दीदी को अगली बार आप बताइएगा जूनियर्स कि भाई वो कहीं ना कहीं अपना कुछ ग्राम सोना उस गोल्ड स्मिथ को देकर आ रही हैं। ठीक है, तो यह वो सॉल्यूशन रहता है एक्वारेजिया सॉल्यूशन, जो कि किस किस का मिक्सचर रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर रहता है जो कि गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ओके, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। तो भाई जो सलोनी दीदी हैं, बी सेक्शन की सलोनी नहीं, क्वेश्चन में जो सलोनी दीदी हैं उन्हें पता करना है कि गैस का नेचर क्या होगा, आइदर इज गैस एसिडिक और आइदर गैस इज बेसिक। तो हमने लिटमस पेपर टेस्ट पढ़ा है कि जब ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न होता है तो क्या होता है, एसिडिक चीज़ होती है, एसिडिक सब्सटेंस होता है। वहीं जब रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न होता है तो क्या होता है, वो चीज़ बेसिक होगी। तो अगर सलोनी दीदी को पता करना है कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई है तो उन्हें कैसे पता चलेगा, अगर उनका रेड लिटमस ब्लू टर्न करता है तो उनकी गैस बेसिक नेचर की है, और अगर उनका ब्लू लिटमस रेड टर्न करता है तो उनकी जो गैस है वो एसिडिक नेचर की है। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मैच द फॉलोइंग, वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, और आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करने में और मैच द फॉलोइंग करने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो हमें क्या करना है, जो सेक्शन ए के सेक्शन बी के जो भी एलिमेंट्स हैं जो भी लिखे हुए हैं हमें उन्हें एक दूसरे के अनुसार किससे वो मैच कर रहे हैं उन्हें हमें मिलाना है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है गोल्ड। ओके, तो गोल्ड हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं ना। मैंने अभी रीटा दीदी का बताया था कि भाई वो गोल्ड की ज्वेलरी लेके गई थी गोल्ड स्मिथ के पास, और गोल्ड स्मिथ ने क्या कर लिया, गोल्ड स्मिथ ने उन्हें बुद्धू बना दिया। अब जूनियर्स बुद्धू नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने जगजीत भैया की क्लासेस ले रखी हैं। ठीक है,
अब चलते हैं आयरन की तरफ। तो आयरन कहाँ यूज़ होता है? तो आयरन मशीनरी में यूज़ होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने में। हमने यूज़ पढ़े थे ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, तो जनरली मेटल्स में आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनमें आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब कार्बन, तो कार्बन एज अ फ्यूल यूज़ होता है। कोल हो गया, कोल टार हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में भी कोल एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है। तो कोल जो है, कोल कार्बन का फॉर्म है और कार्बन एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम हमने देखा तो जो एल्यूमिनियम है वो रैपिंग फूड के लिए यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इसको ईजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये क्या नहीं करता, ये फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसलिए हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में, एल्यूमिनियम कंटेनर में हम लोग अचार नहीं रख सकते, लेमन पिकल नहीं रख सकते, क्योंकि वो एसिड रहता है और एल्यूमिनियम क्या है, एसिड से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन जनरली फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करता। आई होप यू गेट इट। ओके, नेक्स्ट है कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ होता है। देखिए, सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, ठीक है, बट सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। हमारी सरकार तो वैसे ही कंगाल हो जानी है भाई अगर सिल्वर के वायर्स बनाने लगी घरों में, और अगर सिल्वर्स के वायर बनाने लगी तो आप लोग भी सिल्वर निकाल निकाल के अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे के आओगे, ठीक है, तो मम्मी पापा भी बड़े परेशान हो जाएंगे। इसीलिए सिल्वर के वायर यूज़ नहीं किए जाते, कॉपर के वायर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर तो रहता ही है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, साथ ही हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता। और जो लास्ट है वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी हमने देखा था कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, एक एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। जनरली सॉलिड्स जो रहते हैं, जनरली मेटल्स जो रहते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड रहता है, और मर्क्यूरी जनरली थर्मामीटर्स वगैरह में यूज़ होता है। सो जूनियर्स, यहाँ पर जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था वो ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कल्याणी जूनियर्स के आप सारे वीडियोस देखें, क्योंकि मैं आपको पहले चैप्टर कराता हूं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स कराता हूं, तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और मैं जो भी कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं वो बिल्कुल टू द पॉइंट और कंसाइज रहता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।